हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम सोशल फार्मेसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले की जो पार्ट वन की क्लास है वो चल चुकी है। पार्ट वन में जो है हमने पार्ट ए में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। और आज की इस वीडियो क्लास में जो है पार्ट बी और पार्ट सी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को जो है हम डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, जो भी आपकी डी फार्मा की क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी जो है इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। तो देखिए बीटी यूपी डी फार्मा का जो एग्जाम है वो जुलाई महीने में जो है आपके शुरू हो जाते हैं। 6 से 7 दिन में एग्जाम जो है आपके कंप्लीट भी हो जाते हैं। फरवरी महीना आपका चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, जो भी आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैक न लगे, आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए, तो इसके लिए जो है आपको 3 से 4 महीने जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप हमारे साथ हमारे ऐप फार्मेसी पॉइंट पे भी जो है आप जुड़ सकते हैं फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स में और अपने एग्जाम की जो है कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं ताकि आपकी बैक न लगे, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो जाएं। और इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो आपका बैच है वो आपका 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जो है आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं और 10 फरवरी से जो है रेगुलर क्लासेस जो है वो चलनी शुरू हो जाएंगी। और देखिए इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो है टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं। सभी सब्जेक्ट को आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो सोल्यूशन है वो आपको कराया जाएगा। आप सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, उनके आंसर को आप प्रिपेयर करेंगे। और देखिए डी फार्मा सेकेंड ईयर में 2024 में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे 90% जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस 4 महीने की जो आपका पास 4 महीने का जो समय बचा हुआ है इसमें अगर आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए तो आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा, आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यू भी जो है आपको कराया जाएगा और जो भी क्लास चलती है उसका पीडीएफ भी जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा। और कोर्स की वैलिडिटी जो है वो आपकी 1 साल तक रहेगी, ठीक है। तो आप इस कोर्स में जो है ज्वाइन करके अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस को हमने जो है वो सॉल्व कर लिया था। और देखिए इसके बाद जो है हम 23 के क्वेश्चन करेंगे, 22 के भी जो है वो हम क्वेश्चन करेंगे। टोटल जो है मैं आपको 15 क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो जो आज की क्लास है उसमें हम पार्ट बी के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और देखिए आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप पर जो है आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है फार्मेसी पॉइंट ऐप को आप प्ले स्टोर से जरूर से डाउनलोड करिए, ठीक है। चलिए तो देखिए पार्ट बी में क्या होता है कि पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पार्ट बी में जो है टोटल 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको करना होता है कोई भी 10 क्वेश्चन, आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा तो 30 नंबर जो है आपका यहां से बन जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें लिखना है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा यहाँ पे आंसर नंबर, सॉरी आप लिखेंगे पार्ट बी, उसके बाद लिखेंगे आंसर नंबर 1, ठीक है। बैलेंस डाइट जिसको कि हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। तो संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट वह आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में होते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर का जो है समुचित विकास, प्रॉपर ग्रोथ हो पाता है, ठीक है। अब देखिए जो भी हमारा भोजन है इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, ठीक है। तो सारे उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, जिससे जो है शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है, शरीर का जो है समुचित विकास होता है, प्रॉपर ग्रोथ होता है। और संतुलित आहार को अपनाना स्वस्थ जीवन, हेल्दी लाइफ के लिए आवश्यक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, तो इसके लिए जो है बैलेंस डाइट,
संतुलित आहार को जो है आपको अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम इसके जो है यहाँ पे अगले पेज पे, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, देखिए बैलेंस डाइट का जो है क्या क्या कंपोनेंट होता है उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे भोजन में पाया जाता है, इसके बारे में जो है आप ज्यादा पढ़ेंगे जब आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में आएंगे, वहां पे आपको बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ना होगा। तो बायोकेमिस्ट्री में जो है आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी चीजों के बारे में जो है आप डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, आपका दूसरा पॉइंट है प्रोटीन। तो जो आपकी प्रोटीन है ये हमारे टिश्यू के ग्रोथ और रिपेयर में जो है सहायक होते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, आपका तीसरा पॉइंट है फैट यानी कि वसा। तो देखिए शरीर में जो है एनर्जी का जो स्टोरेज है वो फैट के फॉर्म में होता है। वसा शरीर में ऊर्जा का भंडारण स्टोरेज करते हैं। विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। मिनरल्स यानी कि खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। फाइबर जो होता है हमारे डाइजेशन में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और शुगर के स्तर को भी जो है नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है। तो इन सभी के बारे में जो है एक एक लाइन जो है, दो दो लाइन जो है वो हमने लिख दिया है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ऊपर जो है आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर नंबर 2 पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी का जो है आपका यहाँ पर आंसर नंबर 2 है। तो देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को जो है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने जो है 2020 में इसको क्या किया था, निर्धारित किया था। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2020 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को इसको बनाया था या फिर इसको निर्धारित किया था। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आपके यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था यूएन ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने। कब बनाया गया था इसको, जो है सन 2000 में जो है इसको बनाया गया था। अब देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य जो है वैश्विक विकास, ग्लोबल डेवलपमेंट और गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इराडिकेशन था। कहने का मतलब ये है कि देखिए ठीक है दुनिया में बहुत सारे देश हैं और उनका कैसे विकास हो, ऐसे देश जहाँ पे कि बहुत ज्यादा गरीबी है। ठीक है, और वहां से जो है गरीबी को कैसे हटाया जाए, कैसे मिटाया जाए। ठीक है, और इन लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को जो है यहाँ पर यूएन जो है, जो आपका यहाँ पर यूनाइटेड नेशन है, उसने जो है इसको बनाया। इसको सन 2000 में बनाया गया और इसको जो है, और देखिए इसके अंदर जो भी टारगेट थे इनको जो है 2015 तक जो है इनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, कुल कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, टोटल जो है कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, कुल 8 मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल्स निर्धारित किए गए थे जो कि निम्नलिखित है। अब कौन कौन से जो है यहाँ पे आपके गोल्स थे उनके बारे में जो है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए, तो पहला था आपका अत्यधिक गरीबी और भूख को समाप्त करना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी और बहुत ज्यादा जो भूख है उसको जो है यहाँ पे समाप्त करना इसका पहला लक्ष्य था। ठीक है, यहाँ पे दूसरे की बात करें तो ठीक है सर्वजन के लिए प्राथमिक चिकित्सा यहाँ पे दिया गया है सर्वजन के लिए प्राथमिक शिक्षा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध कराना। मतलब दुनिया में जो है कोई भी जो है वो अनपढ़ ना रहे, सबके पास जो है एक बेसिक जो है एजुकेशन सबको होनी चाहिए। सर्वजन के लिए प्राथमिक चिकित्सा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध कराना। ठीक है, आपका तीसरा था यहाँ पर ठीक है महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट और लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना। मतलब यहाँ पे जो है ठीक है महिला पुरुष में जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव ठीक है न किया जाए समाज में। अगला है ठीक है बच्चों की मृत्यु दर को कम करना,
चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना। ठीक है, अगला है यहाँ पर, ठीक है, गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक है, मैटरनल हेल्थ में सुधार करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोटल 5 गोल जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आपका छठवां था HIV, एड्स, मलेरिया और दूसरी बीमारियों से लड़ना। सातवां था पर्यावरणीय स्थिरता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना। और आठवां था वैश्विक विकास भागीदारी, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये टोटल जो है 8 गोल जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो है आंसर आपका यही है। तो देखिए क्या लिखा गया है, तो देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ने विकासशील देशों, डेवलपिंग कंट्रीज में स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सुधारों में योगदान दिया। बाद में इन लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में विस्तारित किया और इसको जो है 2030 तक जो है इसको पूरा करना है। तो देखिए जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको जो है 2030 तक जो है इसको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि 2024 में पूछा गया था और ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतना जो है बिल्कुल पर्याप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सार्स स्टैंड्स फॉर, सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, लेकिन यहाँ पर गलती से जो है यहाँ पर इसको 3 नंबर वाले सेक्शन में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया था। लेकिन फिलहाल जो है हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जो है हम इसका आंसर लिख लेंगे, क्योंकि आपसे जो है इसके बारे में 2025 एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सीवियर का मतलब क्या होता है, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, बहुत ज्यादा सीरियस। ठीक है, गंभीर। एक्यूट रिस्पायरेटरी ये जो है हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित एक बीमारी है। और देखिए सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, देखिए जिस भी बीमारी के नाम में सिंड्रोम आ गया मतलब उसमें जो है बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारी बीमारियों के जो है उसमें लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा गया है, सार्स। ठीक है, सार्स जो है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स जो है एक गंभीर श्वसन संक्रामक रोग है जो कि सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस के कारण होता है। ठीक है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस के कारण होता है। यह बीमारी जो है सबसे पहले 2002 में चीन में पहचानी गई थी और 2003 में जो है ये महामारी के रूप में जो है ये चीन में फैल गई थी। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। सार्स के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ सार्स। तो देखिए जो लक्षण आपके कोरोना वायरस के होते हैं वही लक्षण जो है हमें सार्स के भी देखने को मिलते हैं। पहला है तेज बुखार, हाई फीवर, सूखी खांसी, ड्राई कफ, सांस लेने में कठिनाई, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सिर दर्द, हेडेक, मांसपेशियों में दर्द, मसल पेन और थकान यानी कि फैटिगी। ठीक है, तो ये जो है सार्स के लक्षण होते हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सार्स के बारे में जो है वो हमने लिख दिया है और साथ में इसके लक्षणों के बारे में जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग पे जो है आपको एक नोट लिख देना है, फूड पॉइजनिंग क्या होती है। चलिए तो देखिए फूड पॉइजनिंग जो है एक हेल्थ प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य समस्या है जो कि, ठीक है, जो कि दूषित भोजन। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फूड पॉइजनिंग, आंसर नंबर 4। ठीक है, तो देखिए फूड पॉइजनिंग जो है एक स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि दूषित भोजन जिसको हम बोलते हैं कंटामिनेटेड फूड या फिर दूषित पेय पदार्थ, कंटामिनेटेड ड्रिंक के प्रयोग करने से होती है। ठीक है, तो देखिए अगर भोजन जो बनाया जाता है वो अगर गंदे माहौल में बनाया जा रहा है या फिर वो गंदे पानी से बनाया जा रहा है या फिर जहां भी भोजन बनाया जा रहा है अगर वहां पे जो है ठीक है गंदगी फैली हुई है, मक्खियां उड़ रही हैं, तो वहां से जो है फूड पॉइजनिंग होने का जो चांस है बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग एक स्वास्थ्य समस्या है जो कि दूषित भोजन, कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड ड्रिंक के सेवन से होती है। फूड पॉइजनिंग जो है बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर दूसरे केमिकल्स, टॉक्सिन के कारण हो सकती है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया है। अगला पॉइंट हमारे यहाँ पर हेडिंग पड़ेगा कॉजेस ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो जो आपके पर फूड पॉइजनिंग है क्यों होता है, तो पहला दिया गया है बैक्टीरिया। तो देखिए बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया है, साल्मोनेला है, ई कोलाई है, क्लोस्ट्रीडियम, आपका क्लोस्ट्रीडियम हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, इन सभी की वजह से जो है फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग जो है आपका वायरस की वजह से भी होता है, जिसमें कि आपका नोरो वायरस हो गया, रोटा वायरस हो गया।
फूड पॉइजनिंग आपका पैरासाइट्स की वजह से भी होता है, जैसे कि आपका जियार्डिया हो गया, टोक्सोप्लाज्मा गोनिडी हो गया। केमिकल्स टॉक्सिन की वजह से भी जो है क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, जैसे कि आपका स्पॉइल्ड फूड हो गया, खराब भोजन हो गया। देखिए अगर कोई फूड मटेरियल जो है उसको लंबे समय तक गर्मियों में रखा गया है तो उसमें जो है बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स बन जाते हैं, आपके पेस्टिसाइड हो गए या फिर कंटामिनेटेड वाटर हो गया, तो इन सभी की वजह से जो है फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात की जाए तो देखिए फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग तो देखिए सारे सामान्य सिम्टम्स दिए गए, जैसे कि क्या होगी, नाउजिया और वोमिटिंग, मतली और उल्टी आना, पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन और ऐंठन, क्रैम्प्स, डायरिया, बुखार, कमजोरी और डिहाइड्रेशन। तो ये सभी जो है फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका 3 नंबर का सारे क्वेश्चन है, वैक्सीन पे आपको नोट्स लिखना है। तो देखिए वैक्सीन के बारे में जो है पार्ट ए में एक क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए तो देखिए वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन के बारे में जो है पार्ट ए में जो है एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन जो है एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि शरीर के अंदर जो है इम्यून सिस्टम को जो है किसी एक पैथोजन के लिए जो है उसको एक्टिवेट करता है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो टीका एक जैविक पदार्थ है जो कि शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को किसी विशेष रोगजनक पैथोजन जैसे कि वायरस या फिर बैक्टीरिया के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको एक्टिवेट करता है, उत्तेजित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए पहला वैक्सीन जो है, फर्स्ट वैक्सीन जो है उसे स्मॉल पॉक्स के खिलाफ विकसित किया था और यहाँ पर इसको जो है डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने जो है इसको बनाया था 1796 में। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, पहला टीका फर्स्ट वैक्सीन चेचक स्मॉल पॉक्स के खिलाफ विकसित किया गया था। इस टीके का आविष्कार डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। ठीक है, चलिए तो वैक्सीन के बारे में जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो है हम यहाँ पे वैक्सीन के टाइप्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए वैक्सीन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन आपके 2 से 3 हैं उनके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ वैक्सीन। पहला है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। देखिए लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन में क्या होता है कि जो भी पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको कमजोर कर दिया जाता है, लेकिन वो क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जीवित बैक्टीरिया को जो कि यहाँ पर किसी विशेष विधि द्वारा उनको कमजोर कर दिया गया है, उनको जो है हमारे बॉडी के अंदर वैक्सीन के माध्यम से इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें रोगजन को पैथोजन का एक कमजोर वीकेंड रूप शामिल होता है जो संक्रमण पैदा किए बिना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जो भी पैथोजन जिनको जो है यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वीक कर दिया गया है, कमजोर कर दिया गया है, वो हमारे शरीर में जाने के बाद बीमारी पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और देखिए जब ये लाइव यानी कि जीवित वीक पैथोजन वैक्सीन के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को वो एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब कोई रियल पैथोजन, जब कोई असली बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगा, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको पहचान चुका है और उसके लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, तो वो उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। यही जो है इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन के उदाहरण की बात की जाए तो पहला है आपका पहला है बैसिलस कैलमेटी गुएरिन, बीसीजी। बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगता है। ठीक है, दूसरा है एमएमआर, मीजल्स मम्स रूबेला, वेरिसेला, चिकन पॉक्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। ये सभी क्या होते हैं, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है। ये आप एग्जांपल याद रखेंगे लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन का। पहला मैंने बताया है बीसीजी, दूसरा आपका एमएमआर है
और ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, ये सभी जो है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन अक्रिय या फिर मृत टीके। तो देखिए जो इस टाइप के वैक्सीन है, इसमें जो भी आपके पैथोजेंस हैं उनको पहले ही जो है क्या कर दिया गया है, किल कर दिया गया है, उनको जो है उनको इनएक्टिवेट कर दिया गया है, उनको जो है डेड कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है। ठीक है, तो क्या लिखा गया इसमें जो है पैथोजन को मृत, किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड रूप में शामिल किया जाता है जिससे संक्रमण का खतरा नहीं होता है, जैसे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन हो गया, रैबीज वैक्सीन हो गया। तो ये सभी जो है आपके इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए तीसरे की बात की जाए, टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन, तो देखिए जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ टॉक्सिन्स का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। उनसे क्या निकलता है, कुछ टॉक्सिन निकलता है। क्या लिखा गया है, इसमें बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन को जो है वो निष्क्रिय कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे शरीर में रोग से लड़ने की जो है प्रतिरक्षा विकसित होती है। जैसे आपका डिप्थीरिया वैक्सीन हो गया, टिटनस का वैक्सीन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, टॉक्सॉइड होते हैं। क्या होते हैं, टॉक्सॉइड होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था फाइलेरियासिस पे, जो है आपको लिखना है, नोट लिखना है, फाइलेरियासिस, फाइलेरिया। ठीक है, जिसको कि हम हाथी पांव रोग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो आंसर है वो हम लिख लेते हैं। पहला हमारा यहाँ पर हेडिंग है फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस जो है एक पैरासाइट, एक जो है क्या है, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि फाइलेरियल वर्म की वजह से होता है। फाइलेरियल वर्म से जो है ये होता है, और फाइलेरिया जो है यह आपका मच्छरों के काटने से फैलता है और ये हमारे शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स बनते हैं, लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है। फाइलेरिया जो है बहुत सारे अलग अलग आपके यहाँ पर फाइलेरियल वर्म है जिसकी वजह से होता है, जैसे वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मेलाई और ब्रूसिया टिमोरी। ठीक है, ये जो है 3 एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। ये सभी फाइलेरियल पैरासाइट्स हैं जिनके वजह से जो है फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे क्या लिखा गया है, फाइलेरिया के लक्षण। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ फाइलेरिया। तो क्या लिखा गया है, हाथ पैरों और जननांगों में सूजन, स्वेलिंग या फिर लिम्फोडेमा हो जाता है हाथ में, पैर में या फिर जेनाइटल ऑर्गन में। हाथी पांव, एलिफेंटियासिस, त्वचा मोटी और सख्त हो जाती है, बुखार, फीवर और कमजोरी। जो भी हमारी लिम्फ ग्लैंड्स उनके अंदर जो है सूजन और दर्द रहता है, और शरीर में जो है दूसरे संक्रमण होने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो रहा है, तो दूसरे इन्फेक्शन भी जो है होने के जो चांसेज हैं वह बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सभी जो है आपके फाइलेरिया के लक्षण है, और इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इसके रोकथाम के क्या उपाय, इसके बारे में जो है वो हम बात कर लेते हैं। फाइलेरियासिस के लक्षण, प्रिवेंशन ऑफ फाइलेरियासिस। ठीक है, तो पहला है आपका मच्छरों से बचाव। देखिए जो आपके पर फाइलेरिया बीमारी है ये जो है मच्छरों के काटने से फैलती है, तो हमें जो है यहाँ पर मच्छरों को नष्ट करना होगा। तो पहला है मॉस्किटो कंट्रोल, तो इसके लिए जो है मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का जो है वो उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला है प्रभावित क्षेत्रों में मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम, मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम्स को अपनाना। तो देखिए ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र जहां पे कि फाइलेरिया के केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे कैसे मच्छरों को कंट्रोल किया जाए, जो भी इसके उपाय हैं वो किए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा है साफ सफाई, हाइजीन और स्वच्छता बनाए रखना। देखिए जहां पे साफ सफाई नहीं होगी, जहां पे हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, वहां पे मच्छरों के फैलने का जो चांस है वो बहुत ही अधिक होता है। तो साफ सफाई बनाए रखना, जिससे जो है मच्छर जो है इनका जो आपके मच्छर उनकी संख्या ना बढ़े, ठीक है, ज्यादा मच्छर जो है वो न पनपे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है आपका टीकाकरण और दवा, यानी कि वैक्सीनेशन और मेडिकेशन।
तो देखिए फाइलेरिया के रोकथाम के लिए जो है राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार जो है वो प्रत्येक वर्ष एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, जिसमें जो है फाइलेरिया की जो दवा होती है वह सभी को खिलाया जाता है। ठीक है, तो फाइलेरिया की रोकथाम के लिए सामूहिक दवा सेवन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी उपायों को अपना के जो है वो हम फाइलेरिया से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग का जो है महत्व क्या है, इसके ऊपर जो है आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखा गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, ठीक है, नवजात शिशु न्यू बॉर्न बेबी के लिए सबसे आवश्यक और प्राकृतिक पोषण नेचुरल न्यूट्रिशन का सोर्स होता है। ठीक है, माँ का दूध मदर मिल्क शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। और डॉक्टर्स ये कहते हैं या फिर जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर ये कहता है कि बच्चे के जन्म से लेके 6 महीने तक जो है उससे जो है केवल यहाँ पे मदर का जो मिल्क है वही दिया जाना चाहिए, उसको जो है सिर्फ 6 महीने तक जो है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा गया, हर माँ को, ठीक है, हर माँ को शिशु के पहले 6 महीने तक जो है स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका महत्व क्या है उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके महत्व के बारे में जो है वो हम चीजों को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए पहला है कि माँ के दूध में सभी आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया यानी कि फैट, विटामिन हो गया, एंटीबॉडीज हो गया, जो कि यहाँ पे शिशु के लिए आवश्यक होते हैं। यह शिशु को इन्फेक्शन, संक्रमण, डायरिया, निमोनिया और दूसरी बीमारियों से बचाते हैं। माँ का दूध जो है वो आसानी से पच, ठीक है, माँ का दूध जो है आसानी से पच जाता है, जिसकी वजह से जो है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन या फिर इंडाइजेशन नहीं होता है। इसमें DHA इसमें डोकोसा हेक्सोनिक एसिड और दूसरे आवश्यक एसेंशियल फैट्स होते हैं जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, पहला यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद है पांचवा, स्तनपान कराने वाले शिशुओं में एलर्जी, अस्थमा और मोटापे का खतरा कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे यूट्रस जल्दी जो है नॉर्मल शेप में आ जाता है। यह जो है यह के मतलब यहाँ पे यह है ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान माँ में ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर के खतरे को कम करता है। ठीक है, तो टोटल जो है 7 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और आपका यहाँ पर 8वां पॉइंट है, यह माँ और शिशु के बीच जो है एक गहरा स्नेह संबंध, इमोशनल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है 8 पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो है वो यहाँ पर महत्व क्या है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है, इसके बारे में जो है हमें इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। और चलिए इस क्वेश्चन को भी जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या है जो कि प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज और जीवों के स्वास्थ्य, हेल्थ ऑफ लिविंग बींग्स पर हानिकारक प्रभाव डालती है। यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो है वो प्रदूषण हो रहा है, जिससे हवा, पानी, मिट्टी जो है वो दूषित हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार के बारे में हम यहाँ पे जो डिस्कस कर लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर 3 तरह के जो है हम पॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है आपका वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर बात की जाए एयर पॉल्यूशन की, यह उद्योगों, इंडस्ट्रीज, वाहनों, व्हीकल्स और पराली जलाने, ठीक है, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू से उत्पन्न हानिकारक गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। अब देखिए एयर पॉल्यूशन के प्रभाव क्या है, तो इससे अस्थमा हो रहा है, फेफड़ों का रोग हो रहा है, लंग डिजीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और एसिड रेन हो रहा है, जो कि यहाँ पर एयर पॉल्यूशन की वजह से ये सभी चीजें जो है वह हो रही है। ठीक है, अगला है आपका जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। तो देखिए नदियों, झीलों और जो भी आपके महासागर है
उनमें औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक, केमिकल सब्सटेंसेज और घरेलू गंदगी, सीवेज वेस्ट के मिलने से जो है वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। और इसके प्रभाव की बात की जाए तो वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, एक्वाटिक लाइफ को खतरा, ये सभी जो है इसके प्रभाव होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है आपका यहाँ पर मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन। तो देखिए आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जो है मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है और इसकी वजह से जो है कृषि उत्पादन में कमी, रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल यील्ड, खाद्य प्रदूषण, फूड कंटामिनेशन और मृदा कटाव, सॉयल इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, 3 नंबर के लिए बिल्कुल यहाँ पे सफिशियंट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूज ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड क्या होता है इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आंसर नंबर 9, यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड को बोलते हैं कीटनाशक। कीटनाशक जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग जो है कीटों यानी कि पेस्ट, खरपतवार, विल्ट्स और पैथोजन्स यानी कि रोग जनकों को नष्ट करने के लिए या फिर नियंत्रित करने के लिए इनका जो प्रयोग है वह किया जाता है। अब देखिए पेस्टिसाइड्स के यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं। पहला है फसल उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। तो ये कीटों और रोगों से जो है फसल की सुरक्षा करते हैं जिससे जो है अधिक फसल होती है। सेकंड है आपका यहाँ पर भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना, मेंटेनिंग फूड क्वालिटी। तो फसल को जो है ये हानिकारक जीवों से बचाकर इसकी क्या लिखा गया है, फसल को जो है, ठीक है, फसल को हानिकारक जीवों से बचाकर इसकी गुणवत्ता की ये रक्षा करते हैं। रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों को नियंत्रित करने में इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब देखिए पेस्टिसाइड्स के जो है कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यह जो है जल, वायु और मिट्टी को ये प्रदूषित कर देते हैं। स्वास्थ्य प्रभाव की बात की जाए, हेल्थ इफेक्ट। तो देखिए अगर बहुत ही अधिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग अगर खेती में होगा, लोग वही खा भी रहे हैं, तो इससे कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, कैंसर के मरीज बहुत हो रहे हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, पैरालिसिस वगैरह हो जा रहा है, स्किन डिजीज हो रहा है, तमाम तरह की जो है यहाँ पर बीमारियां हो रही हैं बहुत अधिक केमिकल्स का प्रयोग करके। ठीक है, प्रयोग करने की वजह से खेतों में। ठीक है, अगला है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए जो भी हमारी जैव विविधता है, ठीक है, और जो भी आपके यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है ये भी जो है क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। बहुत सारे जो आपके कीड़े मकोड़े हैं जो कि हमारे खेती के लिए उपयोगी होते हैं वो भी जो है क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया, मधुमक्खियों, पक्षियों और अन्य लाभकारी जीवों को भी जो है पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करने से नुकसान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डाइटरी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, चलिए तो यहाँ पे आंसर नंबर 10 हमारा पड़ जाएगा डाइटरी सप्लीमेंट्स। इसको बोला जाता है हिंदी में आहार पूरक, आहार पूरक डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो देखिए आहार पूरक यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे उत्पाद होते हैं जो हमारे सामान्य भोजन के साथ लिए जाते हैं ताकि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा किया जा सके। तो देखिए आपने मार्केट में बहुत सारे मल्टीविटामिन कैप्सूल, ठीक है, मल्टीविटामिन कैप्सूल जो है वो आपने देखे होंगे, मल्टीविटामिन कैप्सूल आता है, सिरप आता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जिनको जो है आप अपने भोजन के साथ में ले सकते हैं। आपको जो है अपना नॉर्मल जो भी आपका भोजन है आपको उसको खाना है और उसके साथ में जो है मल्टीविटामिन का टैबलेट या फिर कैप्सूल भी जो है आपको खाना पड़ता है। यही जो है आपका क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट है। तो आहार पूरक यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि हमारे सामान्य भोजन के साथ लिए जाते हैं ताकि शरीर को जो है आवश्यक पोषक तत्वों की जो कमी है उससे पूरा किया जा सके। डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है अलग अलग फॉर्म में आते हैं, जैसे कि आपका गोलियां हो गया, टैबलेट, पाउडर, कैप्सूल या फिर लिक्विड में भी जो है आते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, फैटी एसिड और दूसरे हर्बल एलिमेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए
पहला है आपका विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स। तो ये शरीर को आवश्यक विटामिन जैसे कि विटामिन सी हो गया, डी हो गया, और यहाँ पर मिनरल्स की बात की जाए तो कैल्शियम हो गया, आयरन प्रदान करते हैं। इनका उपयोग जो है शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली, नॉर्मल फंक्शनिंग को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अलग अलग आपके प्रोटीन्स जो है, आपके यहाँ पर प्रोटीन के पाउडर्स भी आते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि ये मुख्य रूप से शरीर की मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग किए जाते हैं। वर्कआउट करने वाले लोग इनका प्रयोग करते हैं। तीसरा है फैटी एसिड और ओमेगा 3। तो ये जो है हमारे स्वस्थ हृदय यानी कि यहाँ पे हेल्दी हार्ट और हमारे हेल्दी ब्रेन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो विशेष रूप से जो है, ठीक है, मछली के तेल से जो है इसको निकाला जाता है। और हर्बल सप्लीमेंट्स, तो ये जो है पौधों से निकाले गए तत्व होते हैं जो कि अलग अलग बीमारियों के इलाज या फिर शरीर के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, और डाइटरी सप्लीमेंट्स के जो है कुछ एग्जांपल्स भी जो है वो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि पार्ट बी का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फार्मा इकोनॉमिक्स। ठीक है, फार्मा इकोनॉमिक्स क्या है, फार्माकोनॉमिक्स क्या है? आंसर नंबर 11 फार्माको इकोनॉमिक्स। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। फार्मा का मतलब क्या होता है, दवाइयां, और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए फार्माकोनॉमिक्स जो है दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन है। ठीक है, तो पहला है आपका दवाइयां और दूसरा है स्वास्थ्य सेवाओं यानी कि हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज, तो कहने का मतलब ये कि देखिए जो भी आपकी दवाइयां हैं और जो भी आपका यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज है उसके ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ये जुड़ा हुआ है। फार्माकोनॉमिक्स का उद्देश्य यह जानना है कि एक दवा या फिर एक उपचार के लिए खर्च कितना है और यह उस खर्च के मुकाबले कितने फायदे देता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी यहाँ पर बीमारी हो गई, ठीक है, उसमें जो है उसके उपचार में कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या उस बीमारी के उपचार के लिए कोई दूसरा तरीका भी है जिसमें कम पैसे में उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो ये जो है इसको क्या करता है, कंपेयर करता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो है यह जानना है कि एक दवा या फिर एक दवा या फिर उपचार के लिए खर्च कितना है और यह उस खर्च के मुकाबले कितने फायदे देता है। ठीक है, और क्या लिखा गया है, फार्माकोनॉमिक्स दवाइयों और उपचारों की लागत यानी कि कॉस्ट और उनके लाभ को तुलना करने का तरीका है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपकी ड्रग है, जो भी आपकी मेडिसिन है, जो भी आपका ट्रीटमेंट है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और उस कॉस्ट से मिलने वाला जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो कितना है, इसको कंपेयर करने का तरीका क्या है, फार्माकोनॉमिक्स है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। अब देखिए फार्माकोनॉमिक्स का उद्देश्य क्या है। तो फार्माकोनॉमिक्स यह जानने के लिए कि किसी उपचार या फिर दवा से मिलने वाला जो लाभ है वह उसके खर्चे से अधिक है या फिर नहीं। ठीक है, यह दवाइयों या उपचारों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनकी लागत का मूल्यांकन करता है और यह देखता है कि किस उपचार से ज्यादा फायदा मिल रहा है और यह कितने पैसे खर्च कर रहा है। फार्माकोनॉमिक्स यह देखता है कि उपचार से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। अब देखिए फार्माकोनॉमिक्स जो है इसका जो उपयोग है कहाँ पे होता है, तो ये जो है आपका पॉलिसी मेकर यानी कि सरकार हो गई, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि हॉस्पिटल क्लिनिक हो गया, और दवाइयों को बनाने वाले जो भी आपके यहाँ पर कंपनियां हैं उनके द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है ताकि उनको ये पता चल सके कि कौन सी दवाई या फिर कौन सा जो ट्रीटमेंट है वो सबसे अधिक प्रभावी है और क्या है, किफायती, मतलब कम कीमत में जो है उपचार जो है वो यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज है उसके अंदर इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, जो भी हमारे पास हेल्थ के हमारे पास ठीक है रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनका सही तरीके से उपयोग होता है और लोगों की जो है बेहतर देखभाल जो है वो संभव हो पाती है फार्माकोनॉमिक्स की वजह से। ठीक है, तो टोटल 11 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं 3 नंबर वाले। अब जो है हम यहाँ पर पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट सी के जितने भी क्वेश्चन है सबको जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं।
तो देखिए पार्ट सी में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर वन वर्ड या फिर एक सेंटेंस के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आ चुका है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द मॉस्क्यूटो रिपेलेंट दैट इज यूज्ड इन होम इन द फॉर्म ऑफ कॉयल लिक्विड आर लिक्विड ETCR। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारा यहाँ पर ठीक है मॉस्क्यूटो रिपेलेंट आता है, जैसे कि ठीक है मच्छर भगाने की जो भी आपके यहाँ पर कॉयल आता है, आपका लिक्विड आता है, ठीक है मॉस्क्यूटो वगैरह तमाम जो है आपके पर अलग अलग ब्रांड नाम से आते हैं। तो उनमें क्या होता है, ठीक है सेडेटिव तो होगा नहीं, फर्टिलाइजर भी होगा नहीं, बच्चा हमारा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। ठीक है, तो देखिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपका पेस्टिसाइड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। देखिए ध्वनि प्रदूषण का जो है यहाँ पे प्रभाव क्या है, ठीक है हाइपरटेंशन हो सकता है, और क्या दिया गया हियरिंग लॉस, ठीक है सुनाई देना कम हो सकता है, स्ट्रेस और हेडेक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा कि इन सभी वजहों से जो है वो क्या हो सकता है, ये जो है आपके ठीक है नॉइज पॉल्यूशन के जो है ये सभी असर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ठीक है नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है ए सब्सटेंस नीडेड बाय बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, फैटी एसिड। क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हमारे शरीर के विकास के लिए, उसकी मरम्मत के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो देखिए बर्थ कंट्रोल का मेथड कौन सा है, यह है आपका आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो कि जो है बर्थ कंट्रोल का क्या है एक तरीका है। अगला पूछा गया है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग। देखिए विटामिन ए की वजह से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। देखिए जो भी आपका यहाँ पर शराब वगैरह होता है, जो भी आपकी वाइन होती है, ब्रांडी होता है, रम होता है, इसमें क्या होता है इसके अंदर जो है एथाइल एल्कोहल होता है। कौन सा एल्कोहल होता है, एथाइल एल्कोहल होता है C2H5OH। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती है, डायरिया जो है आपका ये जल प्रदूषण की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये पेन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जा रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़कर जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं। चलिए तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे गए, मतलब यहाँ पे जो है आपको रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे कि पहला पूछा गया है फैट सोलेबल विटामिन आर। और देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो है आपके वसा में घुलने वाले विटामिन, इनके सामने जो है आपको लिख देना है। ठीक है, अगला पूछा गया कि बेरी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी जो आपकी डिजीज है ये किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये आपका होता है विटामिन B1 की कमी से, जिसको जो है हम थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, थायमिन। इसका आंसर जो है वो मैं आप लिख दे रहा हूं विटामिन थायमिन, इसको जो है विटामिन B1 भी कहा जाता है। तीसरा है ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किस बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो जो रिक्त स्थान छोड़ा गया है उसी के सामने आपको लिखना है
लेकिन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारी लाइनें दिख रही हैं जो कि डिलीट भी नहीं हो रही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था द फुल फॉर्म ऑफ पीएचसी। पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, क्या होता है? प्राइमरी, HEALTH। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। व्हाट इज द फीमेल स्टेरिलाइजेशन कॉल्ड? तो देखिए फीमेल्स के अंदर जो है क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी होता है। क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होता है, मेल्स के अंदर वैसेक्टोमी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन था हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। तो देखिए पहला वैक्सीन किसने बनाया था? डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक है, इस चीज को जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डॉक्टर एडवर्ड जेनर। डॉक्टर एडवर्ड जेनर हमने लिख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन था राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस वाली ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो है ये सभी चीजें अपने आप आ गई हैं, लाइनें जो कि यहाँ पर मिट भी नहीं रही हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर सबका आंसर जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। पहला पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी। तो यहाँ पर डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? मानव आबादी का वैज्ञानिक अध्ययन। जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन का साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्वेड ऑन विच डेट। तो देखिए वर्ल्ड एड्स डे जो है ये आपका 1 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन था इबोला कैन बी क्यूर्ड। तो देखिए इबोला जो है वायरस से होने वाली एक बीमारी है और इसको जो है इसको ठीक नहीं किया जा सकता। आप लिख देंगे नो, इबोला कैन नॉट बी क्यूर्ड, यानी कि इबोला कैन बी क्यूर्ड, इसके आगे आपको लिख देना है नो। चलिए अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स। सार्स का फुल फॉर्म आपको लिख देना है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो है इसका फुल फॉर्म हमने लिख दिया है। वेयर इज निकोटीन नेचुरली फाउंड। निकोटीन जो है हमें प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलता है? तंबाकू में मिलता है। ठीक है, टोबैको लिख देना है। ठीक है, अगला है व्हाट इज द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए बेबी की डिलीवरी होने के बाद मदर्स में जो पहला मिल्क आता है, ब्रेस्ट मिल्क आता है, उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। और इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है? बहुत ही अधिक मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। 50 नंबर के क्वेश्चंस हमने इस वीडियो क्लास में सॉल्व किया है। 30 नंबर के क्वेश्चन पार्ट बी से थे, 20 क्वेश्चन जो है आपके पार्ट सी से थे। एक नंबर के 50 नंबर के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके साथ में पार्ट 1 में जो है इस वीडियो क्लास की पार्ट 1 में जो है वो हमने 30 नंबर के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो टोटल जो है हमारे 80 नंबर के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूं कि आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जो आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो बैच है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम की आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे बैच में ज्वाइन करके कर सकते हैं। 10 फरवरी से जो है वो ऐप पर क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके डी फार्मा क्लास फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर कर दें ताकि वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।